हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। सभी का वेलकम है हमारे चैनल स्टडी एडिशिनो पे। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, कैसी आपकी स्टडी चल रही है, मुझे बताइएगा। तो हम लोग घटना चक्र की सीरीज कर रहे थे, यानी कि घटना चक्र को हम लोग कर रहे थे, जिसमें पाल शैली और अभ्रंश शैली के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। इस टॉपिक में घटना चक्र में 48 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने 27 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे और डिस्क्रिप्शन के साथ करेंगे, जैसे कि हर वीडियोस में हम लोग करते हैं। और इसके डिटेल वीडियोस आपके अपलोडेड हैं। आप जो चैनल पे जाइएगा, उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको हर चीज़ें बहुत ही कायदे से मिल जाएंगी। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ये प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। घटना चक्र के अलावा अगर आपके पास कोई और बुक हो जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप घटना चक्र खरीदें। अगर आपके 2019 की घटना चक्र है तो आप उससे करिए, 2020 की अगर आपने परचेज की तो आप उससे कर लीजिए। ठीक है। घटना चक्र में आपके दिए क्या होंगे, सीधे आपके जो क्वेश्चन आ चुके होते हैं वो दिए होते हैं। तो आपको सन नहीं देखना है। अगर आपके यहाँ पुरानी घटना चक्र है तो आप उसी से करिए। ठीक है, नई खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको वही सारे क्वेश्चन फिर से वही सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और प्रकाशन की बुक है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर घटना चक्र का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको सीधे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे 28 क्वेश्चन, यानी कि 27 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे 28 से करेंगे ये। हाँ, वीडियो में आपको बता दूं, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे KVS हो, चाहे DT+ भी हो, चाहे NVS हो, चाहे UPTGT आप कर रहे हो, या तो आप जो है उत्तराखंड LT ग्रेड की प्रिपरेशन करो, यानी कि आने वाले जो मंथ में आपका उत्तराखंड LT का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम देना है तो आप जितने भी ओल्ड वीडियोस है आप उनको देख लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप नए वीडियोस आप सोचते हैं कि डाले जाए और पिछले वीडियोस आपको अगर नई रिवीजन करेंगे तो फिर आपको जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो जाहिर सी बात, जो वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ तो उसके बारे में वीडियोज़ नहीं बनाऊंगी। तो आप लोग पिछले वीडियोज़ आप देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी ज़रूर। 100% श्योर है। अगर आपने मेरे डिटेल लेक्चर्स देखे, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहता है। ठीक है, तो आप देखिएगा, आपको चीज़ें 110% आपको समझ में आने वाली हैं। यहाँ पर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अगर आप अपलोड होने के बाद देखते हैं तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दिया करिए, फिर बाद में बताया करिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितनी आपकी प्रेपरेशन कैसे चल रही है, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के बारे में स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं जो और चीज़ें आपको बताऊंगी नहीं, यानी कि आप क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे यहाँ पर डिस्कशन होगा। 28 है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जो कल्पसूत्र पुस्तक है वो क्या सचित्र, पहली कागज़ पर सचित्र पुस्तक है। ठीक है, जो क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो है पहली कागज़ पर सचित्र जो है पुस्तक है, कौन सी कल्पसूत्र है, जो किस धर्म से रिलेटेड है, यानी कि किस शैली से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना जैन शैली से रिलेटेड है। अब मैंने आपको बताया था जो जैन शैली है, जैन शैली को गुजराती शैली भी बोलते हैं या अभ्रंश शैली भी बोलते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसका नामकरण किया है। तो इसलिए आपको तीनों ही चीज़ें अच्छे से याद रखनी है कि हो सकता है वहाँ पर जैन शैली ना दे रखे, गुजराती दिया हो तो भी आपको वही लगाना, या अभ्रंश शैली दिया वो भी आपको यही लगाना है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन के कल्पसूत्र की सबसे अच्छी प्रति कहाँ की है, यानी कॉपी कहाँ की है, तो आपको याद रखना जौनपुर की है। यानी कि अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से कल्पसूत्र का जो है प्रति वगैरह तैयार की गई है, तो सबसे अच्छी आपको जौनपुर की याद रखना, जो ये क्या है सुनहरे शब्दों में लिखी गई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर करनी है कि सुनहरे शब्दों में लिखी गई कौन, जौनपुर की जो प्रति है, जो कल्पसूत्र की जो सबसे उत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर देना है, कॉमेंट सेक्शन में देना, जल्दी से आप देते रहिएगा, फिर मुझे बताइएगा। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या था, तो तीर्थंकर और जैन उनकी जीवनी। क्या मैं बोल रही हूँ, तीर्थंकर और उनकी जीवनी। ठीक है, क्या पढ़ रही हूँ पता नहीं। तीर्थंकर और उनकी जीवनी, पशु पक्षी शासक हो जाएगा या मानव हो जाएगा। देखिए, जैन जो चित्रकला है, जैन शैली जो है, जो अभ्रंश शैली है, जो गुजराती शैली है, उसमें क्या है जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर हैं। ठीक, कितने तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, जिसमें पहले तीर्थंकर कौन से हो जाएंगे, ऋषभ देव हो जाएंगे। ठीक है, पहले तीर्थंकर कौन से हो जाएगा, आपके ऋषभ देव हो जाएंगे। और क्या है, आखिरी तीर्थंकर कौन से हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे क्या कहते हैं, महावीर स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव और आखिरी तीर्थंकर कौन से हो जाएंगे, महावीर स्वामी हो जाएंगे। पहले जो तीर्थंकर ऋषभ देव उनको आदिनाथ के भी नाम से बुलाया जाता है। हो सकता है वहाँ पर ना दिया हो, तो आपको ऋषभ देव को की जगह पर आपको वो भी चीज़ याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर ऋषभ देव को याद रखना है, ऋषभ देव को याद रखना है, ऋषभ देव को ही आदिनाथ बोलते हैं। ठीक है, आदिनाथ बोलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मेरा सेंस ये था कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, जिसमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैन धर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आर्ट में भी पूछे जाते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म को मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा भी वेट करिएगा उसके लिए, क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली पढ़ाना चाहती हूँ, यानी कंपैरिजन में पढ़ाना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें वहाँ पर एक जैसी मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 24 तीर्थंकर और उनकी जीवनी के बारे में आपको जैन चित्रकला में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग दिखाया गया है? यानी कि कौन सी ऐसी शैली है जिसमें मनुष्य के 3/4 भाग दिखाया गया है, यानी कि इसमें थोड़े से बड़े चेहरे बनाए गए हैं। तो कौन शैली हो जाएगा? ये पाल शैली, बीकानेर, गुलेर या जैन। तो आपको जैन याद रखना है। जैन की जगह आप ब्रज दिया हो या गुजराती दिया, वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही के नाम है। नेक्स्ट है यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जैन चित्रकला का नमूना जैन ग्रंथों के ऊपर लगी दफ्तियों, यानी कि जैन धर्म से, यानी कि जो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं तो उनमें जो लगी दफ्ती वगैरह, यानी कि उसको प्रिजर्व करने के लिए जो चीज़ें लगाई जाती है, जिल्द वगैरह जो चढ़ाई जाती है, ठीक है, तो वो सब चीज़ों पे आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, जिसमें सीमित रेखाओं के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त किया गया है। भावाभिव्यक्त मतलब भावों को अभिव्यक्त किया गया है, उसकी चीज़ों को दर्शाया गया है। जैन चित्र शैली मनुष्य के चेहरे 3/4, जो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है, जैन चित्र कागज पर कब बने? अब देखिए, शुरुआत में जो मध्यकाल की जो चित्रकला थी, मध्यकाल की जो चित्रकला है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। मध्यकाल की जो चित्रकला है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो हो जाएगा पूर्व मध्यकाल, एक हो जाएगा उत्तर मध्यकाल। शुरुआत में क्या होता है? शुरुआत में जो चित्र हैं वो ताड़पत्र पे बनाए गए हैं, ताड़पत्र पे बनाए गए हैं, और बाद में जो चित्र हैं, यानी कि बाद में जो चित्र हैं वो कागज पर भी बनाए गए हैं। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन चित्र जो है कागज पर कब से स्टार्ट हुए? तो 13वीं शताब्दी आपको ऑप्शन राइट है, और 13वीं शताब्दी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जैन चित्र कागज पर 13वीं शताब्दी से प्राप्त हुए। तो कागज पर अगर पूछा जाए तो आपको 13वीं शताब्दी याद रखना है। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारत में जैन शैली का विशेष प्रभाव रहता है। प्रारंभ में ग्रंथों और चित्रों के निर्माण में ताड़पत्र, मैंने बताया आपको, शुरुआत में ताड़पत्र, बाद में कागज का वगैरह का यूज हुआ। अब आपको ये क्वेश्चन एक और चीज याद रखनी, जैसलमेर में आपको याद रखना है जैन धर्म से संबंधित 7 ज्ञान भंडार है, यानी कि जैसलमेर जगह का नाम है, वहाँ पर जैन धर्म से संबंधित 7 ज्ञान भंडार है, जिसमें सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो आपको ये वाला याद रखना है, जिन भद्र सूरी ज्ञान याद रखना है, ठीक है, जिन भद्र सूरी आपको याद रखना है, जो ज्ञान भंडार सबसे बड़ा है, जिसका जो है बड़ भंडार भी नाम है, ठीक है, यानी कि इसको जो है दूसरे नाम से भी, शॉर्टकट नाम इसका क्या हो जाएगा, बड़ भंडार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, आपको ये भी चीज़ याद रखनी हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। और चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ पर आपको याद रखना 400 से अधिक ताड़ की ग्रंथ है, यानी कि ताड़ पत्रों पर ग्रंथ जो है 400 से अधिक मिले हैं, जबकि हाथ यानी कागज पर हाथ से लिखे जो ग्रंथ है 2300 आपको मिल जाते हैं। इनमें क्या है, तथा अनेक चित्र पट्टिकाएं उपलब्ध हैं, यानी कि पट्टिकाएं जो होती हैं उस पर क्या है, चित्र वगैरह उपलब्ध हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने बताने की आपको कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि 400 से ताड़ पत्र, यानी कि जो ताड़ का पत्र होता है, जो ताड़ का पत्ता जो होता है, तो उस पर 400 से अधिक आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर कागज़ पे हाथ से लिखी जो अगर बात करें तो 2300 मिल जाती हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 24 तीर्थंकर है, तो उनके बारे में जैन शैली में दिया हुआ है, उनमें से भी आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा किसका जो जिक्र है, तो आपको पार्श्वनाथ याद रखना है, नेमिनाथ याद रखना है, ऋषभदेव याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको ऋषभदेव याद रखना है। फिर महावीर स्वामी, आपको पता ही है 24 तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर में सबसे आखिरी वाले तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी है, तो इनके बारे में सर्वाधिक चित्रण यहाँ पर आपको मिल जाता है। सबसे ज़्यादा प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन है, यानी कि सर्वाधिक प्राचीन पूछा जाए तो पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभदेव और महावीर स्वामी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव रहा, तो आपको पता है किस शैली का हो जाएगा, तो यहाँ पर जैन शैली ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 33 क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चित्रे को, यानी कि रसिक प्रिया किसने लिखी, ये आपको सीधे बताना है। और कौन सी रसिक प्रिया, 1630 वाली रसिक प्रिया की यहाँ पर बात की गई। तो साहबदीन हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा, श्रृंगधर हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। तो 33 का आंसर आपको देना है। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो 1630 वाली जो क्या कहते हैं रसिक प्रिया थी, वो क्या है, उसके चितेरे कौन से हो जाएंगे, तो साहबदीन यहाँ पर चितेरे हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको और चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। जो गीत गोविंद जो है 1629 के सूरसागर, ठीक है, यानी कि गीत गोविंद, सूरसागर इत्यादि में संबंधित कथाओं के चित्र, रसिक प्रिय बिहारी से संबंधित चित्र, नायक नायिका भेद, उदयपुर महाराणा विद्या भगवान, ये आदि के साहबदीन कलाकार चित्रित है। अब देखिए यहाँ पर, अब आप समझिए, तो गीत गोविंद, सूरसागर,
इत्यादि से संबंधित कथानकों के चित्र, यानी कथानकों के चित्र, रसिक प्रिया, बिहारी ससई, ठीक है, से संबंध चित्र, नायक नायिका भेद, उदय महाराणा प्रताप के व्यक्ति चित्र, भागवत पुराण आदि जो है 1618 आदि शहाबुद्दीन कलाकार को, यानी कि ये सारी चीज़ें जो शहाबुद्दीन कलाकार से रिलेटेड है, यानी शहाबुद्दीन कलाकार ने चित्रित की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन किस में पूछा गया था, रसिक प्रिया का पूछा गया था। इसके अलावा अगर गीत गोविंद पूछ ले, सूरसागर पूछ ले, तो आपको उसके लिए भी शहाबुद्दीन याद रखना है, और सन भी पूछा जाता है, यानी कि अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों ने किया था। रामायण की सचित्र प्रति मनोहर कलाकार, यानी कि रामायण की पूछा जाए सचित्र यानी कि चित्रों के साथ, तो मनोहर की कलाकार आपको याद रखना है। रामायण किसने लिखी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा रामायण किसने लिखी है। ठीक है, और मुझे आप बताइएगा महाभारत भी किसने लिखी। ठीक है, महाभारत में बता रही हूँ कि किसने लिखी है, रामायण किसने लिखी है आपको। देखिए रामायण जो आपकी किसने लिखी है आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, और महाभारत भी बताना है, और जो है रामचरितमानस भी आपको बताना है। तीनों ही जो है ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि चीज़ें ये भी पूछी जाती हैं। मेवाड़ शैली में चित्रित रागमाला, जो मेवाड़ शैली आपको मुझे बताया था, मेवाड़ है, मारवाड़ है, ये सब मैंने आपको राजस्थानी शैली में आपको पढ़नी है। अभी इस पर वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, तो आपको याद रखना जो मेवाड़ शैली में जो चित्रित जो रागमाला है, जो 1628 वाली, यानी 1628 वाली जो रागमाला है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई। पूछा जाएगा जो 1628 वाली जो रागमाला है वो कहाँ संग्रहित है, कहाँ रखी हुई है, तो दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई है। रसिक प्रिया के 21 पृष्ठ महाराजा बीकानेर के संग्रहालय में है। जो रसिक प्रिया उसके 21 पृष्ठ मतलब पेज, ठीक है, 21 पेज जो है वो कहाँ रखे हुए हैं, बीकानेर संग्रहालय में रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है जैन चित्रकला कहलाती है। तो जैन चित्रकला भित्ति चित्र, लघु चित्र, पोथी चित्र या पटचित्र, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा कि कौन से चित्र कहलाती है, तो यहाँ पर आपको पोथी चित्रण ही याद रखना है। ठीक है, तो जैन चित्रकला किस पे कहलाती है, पोथी चित्र पे कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको 34 वाला आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर जैन चित्रकला कहलाती है तो पोथी चित्रण ही कहलाएगी। नेक्स्ट हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पोथी हो गया। हाँ, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जैन चित्रकला पोथी चित्रकला भी कहलाती है। इसका विकास 11वीं ईस्वी से 15वीं ईस्वी के मध्य हुआ था। अब यहाँ पर विकास की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर विकास की बात हो रही है कि मध्य गुजरात, अहमदाबाद, मारवाड़ के आसपास हुआ था, इसीलिए इसको गुजराती शैली कहा जाता है। जैन चित्रकला शैली को विवादित रूप से गुजराती शैली कहा। देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से जैन चित्रकला का नाम दिया, जैन शैली का अलग अलग नाम दिया है। इसको जो है गुजराती शैली भी कहते हैं, पश्चिमी भारतीय शैली भी कहते हैं, अभ्रंश शैली भी कहते हैं। ये मैंने आपको आगे बता रखा है। आनंद कुमार स्वामी ने शैली का, अब देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया, तो वो आपको याद रखना है। आनंद कुमार स्वामी और जो यहाँ पर लामा तारानाथ, इन दोनों का भी याद रखना है। इन दोनों ने, यानी कि दोनों का मत क्या है, पश्चिमी भारतीय शैली इसका समर्थन करते हैं। यानी कि आनंद कुमार स्वामी ने भी इसका नाम क्या रखा, पश्चिमी भारतीय शैली कहा है, और लामा तारानाथ जो तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ थे, उन्होंने भी इसका नाम क्या रखा है, क्या रखा मतलब वो इस नाम से इनको समर्थन करते हैं कि इसका नाम ये वाला होना चाहिए। इस शैली का नवीन नाम क्या है, पश्चिमी भारतीय शैली माना है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। आनंद कुमार स्वामी और लामा तारानाथ दोनों ही इसका नाम क्या मानते हैं, पश्चिमी भारतीय शैली मानते हैं। पश्चिमी भारतीय शैली, भारत शैली या भारतीय शैली बात एक है। ठीक है, पश्चिम भारतीय शैली या पश्चिमी भारत शैली है, दोनों ही आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं कलांतर में शैली के अनेक सचित्र ग्रंथ हैं। ठीक है, सचित्र यानी कि चित्रों के साथ सचित्र ग्रंथ है, जो अहमदाबाद और गुजरात के बाहर मारवाड़, मालवा, पंजाब और पूरी भारत में जौनपुर, अवध, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल, अतिरिक्त बर्मा, आधा में प्राप्त है। कहने का सेंस ये है आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, तो गुजरात के बाहर आपका मारवाड़ हो जाएगा, मालवा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। पूरी भारत में अगर बात करें तो जौनपुर, अवध, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल के अतिरिक्त बर्मा, जो अब क्या नाम इसका म्यांमार नाम है, तो क्या है और क्या है, तथा श्याम मतलब थाईलैंड, जो थाईलैंड किसके लिए फेमस है, सफ़ेद हाथियों के लिए फेमस है। ये भी आप याद रखना है कि सफ़ेद हाथी आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो थाईलैंड में पाए जाते हैं। तो सफ़ेद हाथी के लिए आपको याद रखना है सफ़ेद हाथी। ठीक है, तो सफ़ेद हाथी के लिए कौन फेमस है, तो थाईलैंड फेमस है। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए एग्जाम में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि यहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी। इसके अलावा इस काल को साहित्य में, अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो यानी कि इसको हम बोलते हैं मध्यकाल की कला बोलते हैं। तो इसी काल को अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो वीरगाथा काल का नाम भी दिया गया है। आपको पता है हिंदी साहित्य में 4 काल डिवाइड है, जैसे कि आपका हो जाएगा आदिकाल हो जाएगा, भक्ति काल हो जाएगा, वीरगाथा काल हो जाएगा और आधुनिक काल हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य को भी मैं जब आप पढ़ाऊंगी तो वो आप देखिएगा, वो भी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, हर टॉपिक को आपको इसलिए अच्छे से पढ़ना है, हर मतलब सब्जेक्ट को इसलिए अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपके केवी एग्जाम में अदर चीज़ें पूछी जाती है, अदर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो हिंदी साहित्य जैसे कि आदिकाल हो जाएगा, भक्ति काल हो जाएगा, वीरगाथा काल हो जाएगा और आधुनिक काल हो जाएगा। ठीक है, जो आपके
मीराबाई हैं और सूरदास वगैरह हैं, ये आपके भक्ति काल में ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि इस काल में मूल संस्कृत भाषा में रचनाएं नहीं की गई। यहाँ पर जो भक्त वीर गाथा काल की अगर बात करें तो देखा जाए जो ठेठ संस्कृत जो होती है उसमें आपकी रचनाएं नहीं की गई है इस काल में। फिर बात करते हैं जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है। अब जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है, तो अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, राय कृष्णदास, E.V. हैवल, आनंद गोस्वामी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा 35 का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और उसके अलावा आपको ये भी याद रखना, क्या कहते हैं, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने भी इसका नाम क्या कहा है, जो है पश्चिमी भारतीय शैली का है या पश्चिम भारतीय शैली कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, अभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या था। तो अभ्रंश शैली के चित्रों का विषय जाहिर सी बात है कौन सा हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो गया। जैन चित्रकार भारत के किस क्षेत्र में है, तो आपको मैंने बताया, अभी मैंने आपको कई क्षेत्र बताया, तो उत्तर हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा या मध्य हो जाएगा। तो 37 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, जल्दी दे दीजिए। तो यहाँ पर पश्चिम आपको याद है क्योंकि इसी वजह से इसको पश्चिमी भारतीय शैली कहा गया है। तो जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र में है, तो भारत के किस क्षेत्र में, तो पश्चिमी क्षेत्र में आपके हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो चित्र बने हैं वो थोड़े खिलौने नुमा हुए हैं, यानी कि कोई इसमें आकार वगैरह नहीं है, बिल्कुल बचकाने टाइप के, जैसे बचकाने के जैसे बच्चों टाइप के बने हुए हैं। तो यहाँ पर कौन शैली, यानी कि पशु पक्षियों का जो अलंकरण है बिल्कुल खिलौनों की भांति हुआ है। ठीक है, तो कौन सा शैली हो जाएगा, अभ्रंश शैली हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, अभ्रंश शैली, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी, खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अभ्रंश शैली में हुआ है। इस शैली में पशु पक्षियों के चित्र ऐसे किया गया जैसे पशु पक्षी कपड़े के बने खिलौने हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल कपड़े के जैसे खिलौने होते हैं, यानी कि कोई मतलब उसमें सजीवता नहीं है, कोई मतलब नेचुरल जैसे चीजें जो आप देखते हैं पशु पक्षी जैसे होते हैं, तो आप उस तरीके से नहीं है, ऐसा लगता है कपड़े के जो है खिलौना टाइप की जो चीजें बनी होती, उस तरीके से यहाँ पर चीजों का चित्रण हुआ है। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है, प्रतिकृति चित्रण या बौनी आकृतियां या पशु पक्षी हो सकता है, यहाँ पर प्राकृतिक होगा। तो पशु पक्षी हो जाएगा, बौनी आकृतियां हो जाएगा, परली आंख का दिखाना हो जाएगा। तो 39 का आपको आंसर देना है, तो कौन सा होगा, परली आंख का दिखाना। ठीक है, तो जैन लघु चित्रों की मुख्य विशेषता की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देखते हैं, जैन लघु चित्रों में मानवाकृति सवा चश्म है। ठीक है, जो उनकी आंखें जो बनाई गई हैं वो कैसी, सवा चश्म बनाई गई। हर शैली के में आपको याद रखना है कि शैली में जो है आंखें किस सवा चश्मे है, 1.5 चश्मे है, 1 चश्म है या 2 चश्मे है। तो इस तरीके चश्मे का मीन्स क्या होता है, आंख होता है। ठीक है, चश्म का मीनिंग क्या होता है, आंख होता है। ठीक है, जैसे कि हम मुस्लिम्स में नाम भी होते हैं, नूर चश्मी भी नाम होता है, तो इसी वजह से यानी कि नूर चश्मी का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि आंखों की रोशनी हो जाए। नूर मीन्स क्या होता है, रोशनी होता है, चश्मी आंख होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम में नाम भी दिए होते हैं, नूर चश्मी वगैरह नाम दिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, तो यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए सवा चश्म जो है, सवा चश्म जो आकृति किस में मिलती है, तो आपको याद रखना है कौन सी हो जाए, अभ्रंश शैली हो जाएगा। एक ही ढंग से बनी हुई है, इनकी नाक अनुपात से अधिक, यानी कि नाक जो कुछ एक्स्ट्रा ही लंबी हो जाती है। नुकीली और परली गाल कैसे, परले गाल की सीमा रेखा से आगे निकली हुई दिखे, यानी कि कहने का सेंस ये सीधे कि यहाँ पर चीजों को कुछ ज्यादा ही मतलब नुकीला बनाए, आंखों को अगर मतलब कोई अच्छा बनाना तो कुछ ज्यादा ही उनको पतला बना दिया, नाक पतली बनानी तो कुछ एक्स्ट्रा ही पतली बना दी। यानी कि जाहिर सी बात है आपकी आंखें बड़ी हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा बड़ी अगर बना दी जाए तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप जो आप बारबी डॉल वगैरह देखते हैं तो उसमें कुछ आंखों को कुछ ज्यादा ही मतलब जो है अट्रैक्टिव बना दिया जाता है। अगर वो रियल में ऐसी अगर कोई लड़की हो जाए तो वो नहीं अच्छी लगेगी। वो बारबी डॉल है तो अच्छी लग रही है, लेकिन अगर वाकई में उतनी अच्छी आंखें, उतनी अच्छी नाक, इतना छोटा सा मुंह होता है कि मतलब कुछ ज्यादा ही छोटा बना देते हैं, तो अगर रियल में ऐसी लड़की सामने हो तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखनी। आंखें के आसपास बड़ी बनाई गई हैं। आंखें क्या है, आंखें पास आंखें जो पास बनाई गई और कुछ ज़्यादा ही बड़ी बनाई गई। उनकी रचना 2 वक्रों के द्वारा की गई है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई अभ्रंश शैली में। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं। जैन लघु चित्रों में पशु पक्षी मानव आकृति रुई के गद्दे या गुजराती कठपुतलियों के समान है। यानी कि यहाँ पर सीधे वही आपको याद रखना है कि बिल्कुल लगता है यहाँ पर रुई दे दिया, यानी कपड़े के रुई के जो है गुड्डा गुड़िया नहीं होते, तो उस तरीके से यहाँ कठपुतली के तरीके से अभ्रंश शैली में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। आकृति में गुलाई लाने के लिए छाया का प्रयोग किया गया है। आकृति में जो छाया प्रकाश होता है, जो आपकी जो परछाई शेड वगैरह है, तो उसके लिए भी यूज़ किया गया है। तो गुलाई लाने के लिए क्या है, छाया का प्रयोग किया गया है। यह छाया
छाया बारीक काली रेखाओं से, और जो ये छाया बनाई गई है यानी गुलाई लाने के लिए जो छाया का यूज़ किया गया है तो किसकी काली रेखाओं से बने हैं। तो आकृति में गुलाई लाने के लिए छाया का प्रयोग किया गया है और ये जो छाया है बारीक काली रेखाओं से बनाई गई है, यानी कि जो है छाया को काली रेखाओं से प्रदर्शित किया गया है। हाँ, यहाँ पर कुछ और है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये रेखाएं निब से बनाई गई है, यानी कि आप देखते हैं पेन की जो नीचे की जो होती है पॉइंट उसको बोलते हैं निब बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जबकि वास्तव में ये रेखा तूलिका से बनाई, यानी कि जैसे आपने देखा होगा जो पेन की इस तरीके से निब होती है तो ये निब जो होती है तो उसको निब बोलते हैं, लेकिन रियल में निब से नहीं बनाई गई, यानी कि पेन से नहीं बनाई, बल्कि ये क्या है ब्रश से बनाई गई, तूलिका से बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई आंखें। तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जैन शैली ऑप्शन सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। परली आंखें, तो परली आंखें, ठीक है। सवा चश्म चेहरे, 3/4 चेहरे, ठीक है। तो सवा चश्म वाली आंखें, आंखें मतलब चश्म का मतलब आंखें होती है, तो 3/4 आ जाए, परली गाल आ जाए, परली आंख आ जाए और सवा चश्मा आ जाए, तो आपको सीधे क्या याद रखना है, अभ्रंश शैली, जैन शैली, गुजराती शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है राजस्थानी चित्रों में, मुगल चित्रों में, जैन चित्रों में या कांगड़ा चित्रों में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 42 का आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो जैन चित्र है, जैन चित्र, जैन शैली, अपभ्रंश शैली, गुजराती शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते। अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं, कैसे बने, जो अभ्रंश शैली के जो चित्र हैं वो कैसे उसके अंग बनाए गए हैं, कोमल बनाए गए, गतिमय बनाए गए, स्थिर या जकड़े बनाए, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया यहाँ पर कठपुतली नुमा चीज़ें बनाई गई, बहुत ही जटिल तरीके से चीज़ें बनाई गई हैं, वहाँ पर गतिमय कोमलता वगैरह को कोई चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पर क्या स्थिर और जकड़े हुए बनाए गए हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अभ्रंश शैली को गुजराती शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, पश्चिमी शैली, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस शैली में सीमा रेखाएं काली, ये भी बता दिया मैंने। यहाँ पर प्रत्येक स्थान पर रेखाएं एक ही मोटाई पे, भी बता दिए। मुद्राओं में जकड़न, अब यहाँ पर जकड़न आपको याद रखना, जो मुद्राएं हैं यानी कि जो चित्र की उठने बैठने के जो पोजीशन है, जो क्या कहते हैं पोजीशन है, यानी किस तरीके से वो है, तो बहुत ही जकड़न, यानी कि कहने का मतलब बचकाने, थोड़े से कठपुतली जैसे नहीं होते, तो उस तरीके से बनाया गया है। इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधे आप बचकाने आप याद रखिएगा। इनमें से कौन असंबद्ध है, आपको बताना इसमें से कौन बिल्कुल ऑड है, यानी कि तीनों ऑप्शन से कौन सा अलग है। तो सुरसुंदरी हो जाएगा, या त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित हो जाएगा, या कथा सरित सागर हो जाएगा, या चौर पंचाशिखा हो जाएगा। तो 44 का आंसर आपको देना है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में कौन सा ऑड है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर चौर पंचाशिखा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुरसुंदरी, त्रिषष्टि शलाका, पुरुषचरित, कथा सरित सागर, या चौर पंचाशिखा, तो यहाँ पर ये आपका अलग हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाते हैं। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो आपको चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। जो सुरसुंदरी कहा, ठीक है, त्रिषष्टि शलाका या त्रिषष्टि शलाका पुरुषचरित, ठीक है, कथा सरित सागर उत्तर मध्यकाल साहित्य के चित्रकला संबंधित है, ये क्या है उत्तर मध्यकाल के हैं। जबकि चौर पंचाशिखा जैनेतर शैली की सचित्र पोथी है, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि चौर पंचाशिखा जैनेतर शैली की सचित्र पोथी है। फिर है देखिए पंचाशिखा का शब्द क्या होता है, 50 श्लोक का संग्रह। जो चौर पंचाशिखा है, जैसे पंचाशिखा का मतलब क्या होता है 50 श्लोक तो आपने संस्कृत में पढ़े होंगे। तो जो श्लोक है यानी कि 50 श्लोकों के संग्रह को, वहाँ पर हो सकता है 50 की जगह पर 500 आ जाए, 5000 आ जाए या 5 आ जाए, तो आपको 50 याद रखना है। यानी कि 50 श्लोकों का जो संग्रह है उसको बोलते हैं पंचाशिखा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, उदयगिरी खंडगिरी की उपवाय किस काल की है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दे रखा है, गुप्त काल हो जाएगा, मौर्य काल हो जाएगा, शुंग काल हो जाएगा, या कुषाण काल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शुंग काल ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो शुंग काल के जो समकालीन जो शासक खारवेल शासक जो थे, वो क्या है उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं को काट कर उन्होंने जैन भिक्षुओं को दान में दी थी। किस जैन भिक्षुओं को दान में दी थी, और गुहा जो थी वो विहार के रूप में, यानी कि चैत्य विहार मैंने आपको बता रखा है। जो विहार होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु वगैरह रहते थे, जो यानी कि हॉस्टल टाइप आप समझ लीजिए, तो इस तरीके से यहाँ पर विहार के रूप में उन्होंने दान में दी थी। अब उदयगिरी खंडगिरी की जो गुफा है वो कहाँ पे आपको पड़ जाएंगे, उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पड़ जाएंगे, भुवनेश्वर में पड़ जाएंगे। अगर खाली आपका उदयगिरी, अगर खाली आपका ऑप्शन में उदयगिरी हो, खाली आपका क्वेश्चन उदयगिरी हो, तो आपको मध्य प्रदेश याद रखना है, और उदयगिरी खंडगिरी दोनों दिया हो तो आपको उड़ीसा को याद रखना है, ठीक है। उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के पास ही हाथी गुफा अभिलेख मिल जाता है और रानी गुफा अभिलेख मिल जाता है। अभिलेख के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, यानी कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला में हम लोगों ने अभिलेखों के बारे में बहुत अच्छे से
देखा है अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ अभिलेख हैं, कितने अभिलेख हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। जैसे कि आपको मैंने बताया स्तंभ लेख, गुहा लेख, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो आप उस वीडियो को, स्थापत्य कला वाली जो सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रानी गुफा अभिलेख 2 तल में बना, जो रानी गुफा अभिलेख जो है वो 2 तल में बना है। उदयगिरी की गुफा जैन धर्म से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। देखिए उदयगिरी खंडगिरी है तो आपको जैन धर्म याद रखना है, खाली उदयगिरी है तो आपको हिंदू धर्म याद रखना है। क्या याद रखना है? आपको हिंदू धर्म याद रखना है। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको हिंदू धर्म बता दिया, फिर आप अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर बुक में जो है उदयगिरी खंडगिरी आपको क्या कहते हैं जैन धर्म याद रखना है, और खाली उदयगिरी दिया तो हिंदू धर्म याद सकते हैं। अब ये वाली उदयगिरी में आपको जैन धर्म भी होता है, हिंदू धर्म दोनों है, लेकिन ऑप्शन में आपको यही जाना है। फिलहाल आप अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा, तो आपको चीज़ें और समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आप मेरे अकॉर्डिंग ना चलिए, आप अपना भी दिमाग लगाइएगा कौन से ऑप्शन के साथ आपको जाना है। क्वेश्चन नंबर 46 पे उदयगिरी की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर हिंदू धर्म हो जाएगा, लेकिन कुछ बुक में यहाँ पर जैन धर्म भी दे रखा है। फिर है उदयगिरी की गुफा कौन से हैं? मैंने बताया था आपको मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान पे यहाँ पर मिल जाएगी। विदिशा नामक से 4 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएगी। ठीक है, तो उदयगिरी खाली किसमें मिलेगी? मध्य प्रदेश, और उदयगिरी खंडगिरी अगर होगा तो उड़ीसा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। फिर एक क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित पोथी में है? तो आपको याद रखना है कल्पसूत्र, आपको याद है चित्र कल्पद्रुम मतलब कल्पसूत्र को आपको याद रखना है, जो आपको बता 24 तीर्थंकर हैं, और उनमें से बहुत से चित्रों का जो है, बहुत से तीर्थंकर का इसमें आपको जिक्र मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। देखिए आखिरी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, यानी कि आज का पाल शैली अभ्रंश शैली का लास्ट क्वेश्चन है घटना चक्र में। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लामा जो तारानाथ थे वो कहाँ के हैं? तो जाहिर से तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ यानी कि कहाँ के हैं? तिब्बत के थे। ठीक है, तो प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार जो लामा तारानाथ थे वो कहाँ के थे? चीन के थे, कश्मीर के थे, तिब्बत के थे, या पाकिस्तान के थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा देख लेते हैं, लामा तारानाथ के बारे में भी देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी में तिब्बती इतिहासकार जो लामा तारानाथ ने बौद्ध कालीन शैली पर प्रकाश डाला, यानी कि बौद्ध जो कला है, बौद्ध जो शैली है उस पर अच्छा खासा प्रकाश डालते हैं, यानी कि उस पर अच्छा खासा शोध करते हैं। तारानाथ ने आरंभिक बौद्ध कला, ठीक है, और बौद्ध काल यानी कि बौद्ध कला की 3 शैलियाँ बताई है, देव शैली, यक्ष शैली, नाग शैली। यानी कि बौद्ध कला को, जो बौद्ध कला की जो शैली है, जो स्टाइल है, लामा तारानाथ ने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक देव शैली, एक यक्ष शैली और नाग शैली। देव शैली क्या हो जाएगा? आपको मगध राज्य में। ठीक है, यक्ष शैली आपको याद रखना अशोक के शासनकाल में, और नाग शैली हो जाएगा नागार्जुन नामक दार्शनिक के समय में। ठीक है, दार्शनिक के समय में ये जो है नाग शैली जो है थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जो पाल शैली अभ्रंश शैली में देखी। घटना चक्र में ये सारे क्वेश्चन 48 क्वेश्चन दिए हुए थे जो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के रहे ये 48 क्वेश्चन। तो ये घटना चक्र 48 क्वेश्चन कर ली जो अलग अलग एग्जाम से अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत।